जय जय बनारस का भैया का हाल चाल हो, सब चकाचक न। तो गुरु हो जाइए शुरू, बढ़ा लीजिए अपने रेडियो और मोबाइल का वॉल्यूम, क्योंकि शुरू हो चुका है बनारस का नंबर 1 रेडियो शो गुड मॉर्निंग बनारस, देश के नंबर 1 रेडियो स्टेशन आपकी वाणी आकाशवाणी पर। हमारा नाम बनारस बाबू, हम हैं बनारस बाबू। जी हाँ, आपके अपने रेडियो मित्र आशुतोष यानी बनारसी बाबू के साथ। आज दिन है गुरुवार और दिनांक है 22 जून 2023। तो आगाज करते हैं आज के इस शो का और थोड़ा घूम आते हैं बनारस के पक्का महाल की तंग गलियों में। जानते हैं दोस्तों, ये गलियां भले ही सैकड़ों वर्षों से शांत हैं, स्थिर हैं, लेकिन जब आप बनारस को जीने लगते हैं ना, तो ये गलियां भी आपसे बातें करने लगती हैं। अभी कल शाम की ही बात है, बुधवार था, तो मैंने सोचा चलें जरा मूंगा गणेश का दर्शन कर लें। और मन गर्मी से व्याकुल था, तो लगा गंगा जी के किनारे थोड़ी देर बैठा जाएगा। लेकिन जैसे ही मैं गोल घर से अंदर घुसा न, गर्मी जैसे छूमंतर हो गई। आपने भी जरूर ये महसूस किया होगा कि बनारस की गलियों में न गर्मी का असर होता है न ठंड का। मौसम अपने आप अनुकूल रहता है। ऐसा शायद इन गलियों के वास्तु के कारण भी हो। इसी से तो कहा जाता है कि ठंड माइनस में चली जाए या ताप अपना थर्मामीटर तोड़ दे, असली बनारसी न कपकपाता है न तिल मिलाता है, वो तो बस खिलखिलाता है। पर कैसे? इसका जवाब गलियां ही देती हैं। वे कहती हैं कि देखो, हम गलियां छोटी हैं, पतली हैं, लेकिन दोनों ओर बड़े बड़े मकानों से घिरी हुई हैं। ये बड़े और ऊंचे मकान ही हमें शीतल रखते हैं। इसके उलट चौड़ी सड़कें, उन पर सरपट भागती सवारियां, जहां किसी को कोई नहीं जानता, वे तपाती हैं, झुलसा देती हैं, बीमार कर देती हैं। सच बताऊं आपको, मुझे जैसे इन गलियों में जिंदगी का फलसफा मिल गया। अपने जीवन में अपना मुख्य लक्ष्य निश्चित ही बड़ा रखिए, लेकिन उसे छोटे छोटे हिस्सों में बांट दीजिए। छोटी गलियां यानी छोटे छोटे लक्ष्य, तब हर थोड़ी दूरी पर लक्ष्य को पाने की खुशी का एहसास आपको नई ऊर्जा देगा, नई जोश देगा, साथ ही एक नई गली जैसे नया जीवन लक्ष्य। ये मानो कहते हैं कि आगे बढ़ना है तो छोटे छोटे कदम रखो, मगर बड़ों की छाया में। ऐसे में आपको जिंदगी के ताप का एहसास नहीं होगा। और सबसे अलग खुली रोड पर अगर बड़ा सा लक्ष्य लेकर सरपट दौड़ोगे तो थक भी जाओगे, तप भी जाओगे, और उसके बाद भी पता नहीं आपकी मंजिल आपको मिले या नहीं। तो गुरु, मैंने तो इन गलियों से ये सबक सीख लिया। अब बारी आपकी। आप सुन रहे हैं बनारस का नंबर 1 रेडियो शो गुड मॉर्निंग बनारस, देश के नंबर 1 रेडियो स्टेशन आपकी वाणी आकाशवाणी के वाराणसी केंद्र से। दोस्तों, हमारे देश में, हमारे समाज में एक बीमारी जिसे दमा के नाम से जाना जाता है को लेकर काफी भ्रांतियां हैं। लोग अब भी मानते हैं कि दमा दम के साथ जाता है, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। देखा जाए तो इस वक्त गर्मी से भी बहुत सारे लोगों की सांसें फूल रही हैं। तो आपको समझना होगा कि हर सांस फूलना दमा नहीं होता। इस विषय को और स्पष्ट करने के लिए हमारे साथ जुड़ चुके हैं IMS BHU के चेस्ट और टीबी विभाग के प्रोफेसर GN श्रीवास्तव। तो आइए सुनते हैं वो क्या बता रहे हैं। श्रोताओं को डॉक्टर GN श्रीवास्तव का सुबह का नमस्कार। आज जो मैं आपस में बात करके शेयर करूंगा वो है सांस का फूलना। भ्रांतियाँ ये है, हर सांस का फूलना लोग दमा मानते हैं, और दमा एक सामाजिक कुरीति के रूप में देखा जाता है। स्पेशली औरतों में, लड़कियों में अगर ये समस्या हो जाती है तो अधिक समस्या उनको झेलना पड़ता है। आपको आज ये चीज़ मैं बता दूं कि हर सांस का फूलना दमा नहीं होता है। सांस फेफड़ा के कारण तो फूलता ही है, जिसका कि मुख्य काम हवा लेकर ऑक्सीजन शरीर में देना, लेकिन गैर फेफड़ा शरीर के जो अंग है, जैसे सबसे साधारण दिक्कत होता है खून का कम बनना या शरीर में न्यूट्रिशन कम होने के कारण खून कम बनता है, हीमोग्लोबिन कम होती है, उस स्थिति में भी सांस फूलता है। ये जिसको हम लोग आम भाषा में अनीमिया बोलते हैं,
ये कॉमन प्रॉब्लम लेडीज और लड़कियों को होता है, खासकर से जब मासिक धर्म या तो बहुत अधिक खून जाता हो या लंबे समय के लिए जाता है तो शरीर में खून कम हो जाता है, शरीर फूलने लगता है और मरीज का सांस फूलता है। इसका दमा से कुछ लेना देना नहीं है। उसके बाद दूसरा कारण होता है अगर उसका हार्ट में कोई बीमारी हो, हार्ट अटैक हो, हार्ट में पानी भर गया हो, ये सब भी दमा का सांस फूलने के लक्षण के साथ आते हैं, जिसको गलतफहमी में लोग दमा का मुहर लगाते हैं। तीसरा, पेट की टीबी हो, पेट में जलोधर हो, पानी आ गया हो, फेफड़े की टीबी हो, फेफड़े में पानी आ गया हो, इसमें भी सांस फूलता है और आम लोग सोचते हैं कि इसको सांस फूल रहा है तो दमा है, लेकिन ये दमा नहीं है, ये दूसरी बीमारी से है, जैसा कि मैं बता रहा हूँ। तीसरा ये है जैसे गुर्दा में कुछ इन्फेक्शन हो गया है, गुर्दा में कुछ गड़बड़ी हो गई, गुर्दा काम करना बंद कर दिया, कम कर दिया, इस स्थिति में भी सांस फूलता है, क्योंकि गुर्दा का काम है शरीर के पेशाब को बाहर करना, और गुर्दा जब काम नहीं करेगा तो पेशाब बाहर कम होगा। ऐसे स्थिति में क्या होगा कि शरीर में पानी भरने लगता है, तो उसमें भी सांस फूलता है, लेकिन ये भी सांस दमा नहीं है, ये गुर्दा के कारण है। तो मोटा मोटा कई ऐसे कारण हैं जिसके कारण सांस फूलता है। तो मेरा आप लोग से अनुरोध है कि आप हर सांस के फूलने को दमा मत मानिए। कारण है कि जो लोग सिगरेट पीते हैं, बीड़ी पीते हैं, गांजा पीते हैं, कोई नशा करते हैं, उनका भी सांस फूलता है। वो फेफड़ा के कारण भी होता है, लेकिन वो ब्रोंकाइटिस के रूप में आता है और वो भी दमा नहीं है। मैं बार बार दमा पर इसलिए जोर दे रहा हूँ कि इसकी एक सामाजिक कुरीति है। सामाजिक कुरीति ये है कि शादी ब्याह लड़कियों का खास तौर से करने में हमने महसूस किया है कि काफ़ी लोगों को समस्या झेलनी पड़ती है। दिमाग में ये बना हुआ है कि दमा दम के साथ जाता है, मरने तक दम तक रहता है, तो ये ऐसी चीज़ नहीं है। दमा बहुत अच्छी तरह से इसका इलाज होता है, बचाव करके हम लोग इसमें बचते हैं और दवाई इसके बड़े अच्छे अच्छे आ गए हैं, जिसके कारण कि हम इस पर कंट्रोल करते हैं। तो पहली बात बिल्कुल दिमाग से निकाल दे हमारे श्रोतागण कि दमा का मतलब दम के साथ जाएगा, मरते दम तक साथ देगा। दमा का मतलब सांस के फूलने का मतलब ये नहीं कि दमा है, ये नहीं, ये आपके सामाजिक कुरीति के ध्येय से न देखना चाहिए। और आदमी हो, औरत हो, कोई भी ग्रुप का मरीज हो, आराम से पूरी ज़िंदगी जी सकता है। आप जब भी सांस फूले तुरंत आप आसपास के क्वालिफाइड डॉक्टर को, आसपास के पीएचसी पर, सीएचसी पर, डिस्ट्रिक्ट अस्पताल पर, मेडिकल कॉलेज में जाकर उसका बाकायदे जांच करवाएं, असली कारण का पता लगाएं कि ये सांस का फूलना पेट की टीबी से तो नहीं है, ये सांस का फूलना फेफड़े की टीबी से नहीं है, फेफड़ा में फ्लूरिसिया हो, पानी आ गया उसके कारण नहीं है, हार्ट में पानी आ गया उसके कारण नहीं है, इसका दिमाग पर कोई बीमारी है उसके कारण नहीं है। उसके बाद आप पूरा जांच करा लें। खान पान की कमी, हीमोग्लोबिन की कमी है, आयरन की कमी है, इसके कारण नहीं है, और उसी हिसाब से जो कारण है उसका इलाज कराएंगे तो अपने आप सांस का फूलना खत्म हो जाएगा। आप नॉर्मल सांस लेंगे, आपकी ऑक्सीजन लेवल मेंटेन रहेगी, आपका हीमोग्लोबिन ठीक रहेगा, आप अपने दैनिक दिनचर्या को आराम से जिएंगे। घरेलू महिलाएं हैं, पुरुष हैं तो घर का काम आराम से कर सकते हैं। स्कूल वाले छात्र हैं, छात्राएं हैं, यूथ वर्ग है, युवा वर्ग है, वो अपना खेल कूद में भाग ले सकता है, अपने दैनिक कार्यों में भाग ले सकता है। तो हमें पूरा विश्वास है कि हमारे जागरूक श्रोतागण इस पूरी बात पर ध्यान रखेंगे, डरेंगे नहीं, बल्कि उचित जांच करा के योग्य डॉक्टर के यहाँ जाके उचित इलाज करेंगे तो उनके ऊपर दमा का ठप्पा नहीं लगेगा और अपनी आने वाली भविष्य जिंदगी बिल्कुल नॉर्मल तरीके से जिएंगे। धन्यवाद। अभी आप सुन रहे थे IMS BHU के चेस्ट और टीबी विभाग के प्रोफेसर GN श्रीवास्तव को। हमसे जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद सर। तो दोस्तों आइए अब चलते हैं अपने अगले सेगमेंट में और जानते हैं देश, दुनिया और अपने शहर बनारस का हाल समाचार।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 9वें अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के अवसर पर बुधवार को संयुक्त राष्ट्र मुख्यालय में ऐतिहासिक योग सत्र का नेतृत्व किया। इस दौरान उन्होंने योग को सही मायने में विश्वव्यापी तथा कॉपीराइट और पेटेंट से मुक्त बताया। योग सत्र में संयुक्त राष्ट्र के शीर्ष अधिकारियों, राजनयिकों और 180 से ज्यादा देशों के प्रतिनिधियों ने हिस्सा लिया। संयुक्त राष्ट्र मुख्यालय में मोदी के नेतृत्व में योग समारोह ने अधिकतम राष्ट्रीयता के लोगों की भागीदारी के लिए गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया। सफेद रंग की योग टी शर्ट और पायजामा पहने मोदी ने अपना संबोधन नमस्ते शब्द के साथ शुरू किया। उन्होंने समारोह में शामिल होने के लिए दूर दूर से यहां आने के लिए लोगों का आभार जताया। वहीं आदि योगी की नगरी काशी में भी योग गंगा प्रवाहमान हो उठी। तन मन प्राण को साधने के लिए शहर से लेकर गांव तक विभिन्न स्थानों पर 6,70,000 लोगों ने योगाभ्यास किया। सभी सार्वजनिक स्थलों, क्रीड़ा मैदानों, सभागारों, सरकारी और निजी संगठनों के कार्यालयों से लेकर सभी 8 विकास खंडों और 694 ग्राम पंचायतों में ये आयोजन किया गया। मुख्य कार्यक्रम श्री काशी विश्वनाथ धाम परिसर में हुआ। मुख्य अतिथि आयुष एवं खाद्य सुरक्षा राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार दयाशंकर मिश्र दयालु, जिला पंचायत अध्यक्ष पूनम मौर्य, महापौर अशोक तिवारी, विधायक टी राम, कमिश्नर कौशल राज शर्मा, जिलाधिकारी एस राजलिंगम, मुख्य विकास अधिकारी हिमांशु नागपाल समेत 1164 लोगों ने योगाभ्यास किया, जिसमें बच्चों से लेकर बुजुर्ग, महिला और पुरुष शामिल थे। आपको बता दें कि राज्यपाल आनंदीबेन पटेल गुरुवार को 2 दिवसीय दौरे पर काशी आ रही हैं। प्रोटोकॉल के अनुसार राज्यपाल सुबह 9:30 पर लाल बहादुर शास्त्री अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट आएंगी, जहां से सीधे महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ के गांधी अध्ययन पीठ सभागार जाएंगी। वहां अखिल भारतीय प्राकृतिक चिकित्सा परिषद की 40वीं नेशनल कॉन्फ्रेंस में भाग लेंगी। दोपहर 12:15 बजे गंगापुर के घमहापुर में फाइन आर्ट इंस्टीट्यूट में काशी आर्ट प्रदर्शनी का उद्घाटन करेंगी। सर्किट हाउस में रात्रि विश्राम के बाद अगले दिन 23 जून को पुलिस लाइन हेलीपैड से वे आजमगढ़ चली जाएंगी। जगन्नाथ प्रभु की रथ यात्रा के दूसरे दिन भक्तों से पूरा मेला क्षेत्र पट गया। भोर में 5:15 बजे पट खुलने के बाद भक्तों ने लाल वस्त्र और लाल फूल और बेले की माला से सजे और सुवासित प्रभु जगन्नाथ, भाई बलभद्र और सुभद्रा जी का दर्शन किया। जगन्नाथ स्वामी नयन पथगामी भवतु में का भाव मन में लिए सभी श्रद्धालु दर्शन करते रहे। इस दौरान प्रभु को पसंद तुलसी की माला भी चढ़ाई गई। पूर्वाह्न में कुंवर अनंत नारायण सिंह ने अपने पुत्रों अनिरुद्ध नारायण सिंह और प्रद्युम्न नारायण सिंह के साथ भगवान का दर्शन पूजन किया। श्रोताओं, भीषण गर्मी में रेलवे स्टेशनों पर पानी की डिमांड में अचानक बढ़ोतरी होने से उत्पन्न समस्या से निजात को रेल प्रशासन ने आजमगढ़, वाराणसी सिटी, गाजीपुर और बलिया रेलवे स्टेशनों पर 9 वाटर वेडिंग मशीनें लगाने का निर्णय लिया है। ये 1 सप्ताह में सभी स्टेशनों पर इंस्टॉल हो जाएंगी। आपको बता दें कि पंचायतों में अब सरकारी धनराशि का गोलमाल नहीं हो सकेगा। ऑनलाइन सिस्टम के माध्यम से धनराशि जारी करने के नियमों को और सशक्त कर दिया गया है। अब धनराशि एक ही बार नहीं बल्कि 4 चरणों में पंचायत या कार्यदायी संस्था को मिल पाएगा और प्रत्येक चरण में मंजूरी और जियो टैगिंग कराना अनिवार्य होगा। साथ ही नगर निगम की कार्यकारिणी की बैठक 22 जून को यानी आज बुलाई गई है। निगम कार्यालय के कार्यकारिणी कक्ष में दोपहर 12 बजे से होने वाली बैठक में उप सभापति का चुनाव होगा। दूसरी ओर सदन की विशेष बैठक अब 27 जून को होगी। तो ये थी जानकारी और खबरें अपने शहर बनारस की। और आइए अब करते हैं बातें गुजरे हुए कल की। आपको बता दें कि आज ही के दिन यानी 22 जून 1939 में नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने ऑल इंडिया फॉरवर्ड ब्लॉक का गठन किया था और आज ही के दिन वर्ष 2016 में इसरो ने 20 उपग्रह एक साथ लॉन्च कर अंतरिक्ष के क्षेत्र में इतिहास रचा था। आज है जन्मदिन स्वतंत्रता संग्राम सेनानी गणेश घोष और सुप्रसिद्ध फिल्म अभिनेता अमरीश पुरी का। साथ ही आज है पुण्यतिथि कविद्वय जगन्नाथ दास रत्नाकर और केदारनाथ अग्रवाल की। और अब बातें आज कल की। श्रोताओं, आपको ये बताते चलें, आज है वर्ल्ड रेन फॉरेस्ट डे यानी विश्व वर्षा वन दिवस। इसे मनाने की शुरुआत वर्ष 2017 में हुई थी। आपको बता दें कि ये वर्षा वन दुनिया की आधा पशु प्रजातियों का घर है जो हमारी जलवायु के संतुलन के लिए आवश्यक हैं। लेकिन ये बड़े दुख का विषय है कि आज प्रति सेकंड लगभग 1.5 हेक्टेयर और प्रतिवर्ष करीब
78 मिलियन हेक्टेयर वर्षावन नष्ट हो रहे हैं। इन वनों के प्रति लोगों के मन में जागरूकता फैलाने के लिए यह दिन मनाया जाता है। इस वर्ष वर्ल्ड रेन फॉरेस्ट डे की थीम है लंग्स ऑफ द अर्थ। और अब आइए चलते हैं अपने अगले सेगमेंट में, जिसका नाम है काशी कथा। तो श्रोताओं, पिछले बार जब हमने आपसे बातें की थी तो हम अलईपुरा मोहल्ले के बारे में बातें कर रहे थे, और आइए अब उसी प्रसंग को आगे बढ़ाते हैं। काशी खंड का जब आप अनुशीलन करते हैं तो प्राचीन काल में यहाँ पौष मास के प्रत्येक रविवार को उत्तरार्क कुंड की वार्षिक यात्रा करने और कुंड के पास ही विराजमान उत्तरार्क यानी भगवान सूर्य के दर्शन पूजन करने का प्रचलन था। ब्रह्मवैवर्त पुराण के अनुसार उत्तरार्क से उत्तर दिशा में वरुणा तट यानी नक्खी घाट तक का जो क्षेत्र था वो काशी में मथुरा का प्रतीक माना जाता था। ऐतिहासिक ग्रंथों में यहाँ प्राचीन काल में मथुरा से संबंधित देव मंदिर, गाहड़वाल युग और उसके पूर्व के मंदिर, बौद्ध स्तूप, चैत्य और विहारादि होने की संभावना भी व्यक्त की गई है। बाद में मंदिरों के विध्वंस और उनके अमले से यहाँ एक नव निर्माण का भी उल्लेख प्राप्त होता है। बकरिया कुंड से गोवर्धनधारी श्री कृष्ण की एक गुप्तकालीन मूर्ति मिलने के कारण इतिहासकार यहाँ गुप्त काल में किसी भव्य कृष्ण मंदिर के होने की संभावना भी व्यक्त करते हैं। यह मूर्ति आज भारत कला भवन में सुरक्षित है। मूर्ति खंडित होने पर भी इसमें एक अपूर्व ओज है। इतिहासकारों ने अपनी पुस्तकों में यहाँ के प्राचीन वैभव के प्रति कई भग्नावशेषों के आज भी विद्यमान होने की बातें लिखी हैं। हालांकि यह क्षेत्र काफी ऐतिहासिक उथल पुथल का शिकार हुआ, लेकिन उसके बाद भी यह काशी की शान है, काशी की धरोहर है। तो काशी खंड में आज बस इतना ही, और फटाफट आपको दे देते हैं मौसम की जानकारी और बता देते हैं कि अभी क्या है बारिश का हाल। तो लगभग 2 सप्ताह तक चले प्रचंड ताप लहर में बुधवार को कुछ कमी आई है। पूर्वा हवा के साथ बंगाल की खाड़ी की ओर से आने वाले बादलों ने तापमान में मामूली ही सही लेकिन गिरावट कम की है, और इसी के साथ उम्मीद है कि आज या कल में बारिश भी आ जाएगी। तो दोस्तों, अब चलने का वक्त हो रहा है। तो गुरु मस्त रहा, मस्त करा, जय जय बनारस।